इस्लामाबाद पीस टॉक बेनतीजा रहा और उसके बाद पूरी दुनिया के लिए एक और बुरी खबर है, वो सुनते जाइए। अमेरिका ने कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी करेगा, यानी कि जो भी शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रही है उसकी वो चेकिंग करेगा। चेकिंग क्या करेगा, किस तरह करेगा, उन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। और भारत का इस पर क्या असर पड़ने वाला है, क्या ऑयल प्राइसेस जो हैं इंडिया में वो हाई होने वाली है इस चुनाव के बाद, इन तमाम चीज़ों पर हम आपको सिलसिलेवार तरीके से इंफॉर्मेशन देंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि एक तो इस्लामाबाद पीस टॉक बेनतीजा रहा। बीच में ही यूएस के जो डेलीगेट्स थे वो उठ के चले गए और ईरान ने कहा कि जिस तरह से बातचीत हुई, यूएसए ने जिस तरह से अपना रवैया दिखाया उसे वो पसंद नहीं आया और फिर ये जो पीस टॉक है वो बिल्कुल बेनतीजा रही। उसके बाद क्या होता है कि ट्रंप की तरफ से, यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से एक ट्वीट आता है और उन ट्वीट में वो लिखते हैं कि जितने भी शिप्स हैं जो कि इंटर कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, इंटर कर रहे हैं या फिर लीव कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, उन तमाम शिप को ब्लॉक करेगा यूएस नेवी। मतलब जो भी शिप या तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जा रही है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रही है, उन तमाम शिप्स की नाकाबंदी करेगा, उसकी चेकिंग करेगा अमेरिका। अब इसके बाद क्या होता है कि अमेरिका सेंट्रल कमांड की तरफ से भी एक बयान आता है और वो बयान ट्रंप के बयान को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। वो क्या कहता है कि देखिए साहब, जितने भी जहाज आ रहे हैं या जा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, उन सारे जहाजों पर कोई नाकाबंदी नहीं होगी। केवल उन जहाजों पर ही नाकाबंदी होगी जो ईरान से आ रहे हैं या ईरान को जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो एलाई कंट्री है यूएसए का, जैसे सऊदी हो गया, यूएई हो गया, अगर उधर उसकी खाड़ी पे जा रहे हैं जहाज किसी भी देश के, तो उस पर कोई रोक होगी नहीं। तो आप देखोगे कि बयान आने के बाद खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है यूएसए मिलिट्री का और फिर यूएसए प्रेसिडेंट का। अब आपके मन में ऐसा सवाल आएगा कि यूएसए ऐसा कर क्यों रहा है, यूएसए को जरूरत क्या पड़ गई? अभी तक तो सिर्फ वो हमला कर रहा था, फिर अब ये स्ट्रैटेजी किस तरह की है जो यूएसए दे रहा है? तो उसमें आपको आना पड़ेगा उस टैक्स पर जिसकी हमने बात भी की थी पिछले वीडियो में, जो ईरान लेने वाला है उन तमाम शिप से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करेगी। यानी कि अगर किसी भी कंट्री का शिप तेल लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर रहा है तो उसे एक टोल टैक्स देना होगा, और वो टोल टैक्स कितना होगा? हर जहाज से $2 मिलियन। अगर उसको भारतीय रुपए में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 18 करोड़ 64 लाख के करीब ये रकम बनती है जो कि हर एक शिप से ईरान लेगा। अब सवाल है कि क्या भारत का भी जहाज इसमें शामिल है? तो ये इस पे से जो राज है, इस राज पे से पर्दा हम आखिरी में हटाएंगे। तो अब होता क्या है कि जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं जो पीस टॉक में गए थे, और खुद यूएसए इस बात को हटा देता है कि साहब हम इस चीज़ पे राज़ी नहीं हैं कि आप किसी भी देश की कंट्री से जो भी शिप जा रहा है उस पर टैक्स वसूलें। और क्यों राज़ी नहीं है, इसके पीछे एक लंबी कहानी है, लंबा इतिहास है, वो हम किसी और दिन बात करेंगे। सबसे पहला अब सवाल ये आता है कि अब जो अमेरिका अब कह रहा है कि हम ब्लॉक कर रहे हैं, हम नाकाबंदी कर रहे हैं, वो काम कैसे करेगा? क्या कोई एक प्लान है, क्या कोई एक स्ट्रैटेजी है जो अमेरिका ने तैयार किया है? सीधा जवाब है नहीं। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन्हें अभी तक पता नहीं है कि अमेरिका किस तरह से नाकाबंदी करेगा। क्या वो वॉरशिप चलाएगा? पता नहीं, क्योंकि अमेरिका की तरफ से अभी कोई क्लैरिफिकेशन आया नहीं है। हो सकता है कल या परसों में कोई क्लैरिफिकेशन आए, अगर कोई शिप वगैरह पास कर रहा है और उसको रोका गया है उसके बाद। तो फिर सवाल है कि क्या कर सकता है? क्या वो उन शिप्स पे हमला कर सकता है? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो शिप्स पे हमला करता है तो बहुत बड़ा पर्यावरण का नुकसान हो जाएगा और अमेरिका इस चीज़ को कैटर नहीं कर सकता है। तो अब दो तरीके होते हैं जैसा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। नंबर एक क्या हो सकता है? पहले तो वो धमकी दे सकता है। धमकी किसे देगा? उस जहाज को जो टोल दे के ईरान को आ रहे हैं। ध्यान रखें कि हर जहाज को अमेरिका धमकी नहीं देगा। जो जहाज, जिस देश के जहाज ने ईरान को टोल दिया है, केवल उस पे अमेरिका की नाकाबंदी लागू होगी। ठीक है, तो पहले तो धमकी देगा कि साहब आप रास्ता बदल लीजिए, आप इस रास्ते से मत आइए, इस रास्ते पे हम पहरा लगाए हुए हैं, नाकाबंदी है और हम चेक करेंगे। इसके बावजूद अगर वो देश का जहाज नहीं मानता है तो फिर जबरन उस पर अपने सैन्य बल भेज के उस पर कब्जा करेगा और फिर उसकी बजायाफ्ता चेकिंग होगी। तो ये दो चीज़ें हैं जिसपे कहा जा रहा है कि अमेरिका ऐसा कर सकता है, और जो भी जहाज़ ईरान को टैक्स देंगे उस पर।
अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या ये जो ब्लॉकेड है, जो नाकाबंदी अमेरिका कर रहा है, उससे क्या तेल के प्राइस ऊपर होंगे? हो सकते हैं, ठीक है? कारण क्या है? आप सिंपल सिंपल मैथ्स देखिए ना। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला जो मसला शुरू हुआ है, तब से लेके अब तक करीब-करीब 100 जहाज़ क्रॉस किए, उसमें भी भारत और चीन के जहाज़ हैं और जो भारत के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर्स के जो जहाज़ हैं, वो क्रॉस कर रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे तो फरवरी में $70 पर बैरल हमें तेल क्रूड ऑयल मिल रहा था। लेकिन अभी क्या है, $110 प्रति बैरल, मतलब लगभग आप देखोगे तो दोगुना के करीब पहुंच गया है। और अगर ईरान ने धमकी भी दी है कि अगर आप ये नाकाबंदी नहीं हटाते हैं तो हम भी हमला कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर ये हमला हुआ अमेरिका के शिप्स पे, तो हो सकता है कि ईरान उन जगहों पे भी हमला कर दे जो एक ऑल्टरनेट रास्ता है इन तमाम चीज़ों का। जैसे आप ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन हो गया जो कि रेड सी में आता है, फिर यूएई का पाइपलाइन हो गया। तो इन जगहों पर हो सकता है कि ईरान रिटेलिएट करने के लिए हमला कर दे, क्योंकि अमेरिका ने एक जो रूट है जो कि ईरान का सबसे मजबूत पक्ष था इस पूरे, था नहीं माफ़ करें, है इस पूरे वॉर में, उसको रोक रखा है और उसकी चेकिंग कर रहा है। तो ईरान रिटेलिएट कर सकता है, और अगर ईरान रिटेलिएट करता है तो क्रूड ऑयल महंगा होगा, तेल के दाम तेजी से ऊपर जाएंगे। लेकिन ईरान ये कह रहा है कि ये जो नाकाबंदी है उससे निकलने में ईरान भारत की मदद करेगा। अगर हम सिर्फ भारत की प्रोस्पेक्टिव से इस पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करें तो ईरान की तरफ से ये जवाब आया है, लेकिन जवाब भी किस तरह का है, थोड़ा सा उसको भी हम लोग को लाइन बाय लाइन देखना पड़ेगा। तो ईरान ने कहा है कि वो भारत की मदद कर सकता है। अब कर सकता है और करेगा, इन दोनों में फर्क है, क्योंकि ईरान को भी पता है कि हर चीज उसके हाथ में नहीं है। अगर अमेरिका ने मना कर दिया आगे से कि हम भारत के जहाज को रास्ता नहीं देंगे, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा भारत दावा करता है कि अमेरिका उसका बहुत अच्छा दोस्त है, तो भारत पे शायद अमेरिका की जो ये नाकाबंदी है वो लागू ना हो, क्योंकि ईरान ने कहा है कि वो भारत से टोल नहीं लेगा, ठीक है? तो एक चीज ये भी ध्यान रखने वाली है कि भारत से टोल नहीं लेगा ईरान, ऐसा कहा गया है। अभी क्या ये लागू होता है आने वाले टाइम में या फिर पलट जाता है, ये बात की बात है, लेकिन अभी मौजूदा स्थिति यही है। तो अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर ईरान टोल नहीं ले रहा है, ठीक है, तो अमेरिका तो उसको फिर जाने देगा, क्योंकि अमेरिका ने कहा है ना कि केवल उन्हीं शिप्स पे ये चीजें लागू होगी जो कर दे के आ रहा है, टैक्स दे के आ रहा है, और उसको भी अमेरिका ने एक टर्म दिया है, इलीगल टैक्स। आपको कोई अधिकार नहीं है उस पर टैक्स लेने का, फिर भी आप टैक्स ले रहे हैं, इसलिए इसको इलीगल टैक्स अमेरिका ने अपने शब्दों में कहा है। तो ये पूरा भारत के प्रोस्पेक्टिव से ये चीज़ हो गया। तो अच्छा, एक चीज़ और है, एक अगर हम लोग को एक रिकैप करें उस इस्लामाबाद पीस टॉक का, कि क्यों सफल नहीं हुआ, क्यों अमेरिका को ये जो नाकाबंदी है वो करने की ज़रूरत पड़ी, तो इसको अमेरिका के प्रोस्पेक्टिव से और ईरान के प्रोस्पेक्टिव से, दोनों के प्रोस्पेक्टिव से समझ के देखते हैं। सबसे पहले तो अमेरिका के प्रोस्पेक्टिव से समझते हैं। अमेरिका ने क्या कहा? अमेरिका ने कहा कि न्यूक्लियर वेपन आपको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा क्या है? अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बार बयान भी आया है कि हम ईरान से केवल एक चीज़ चाहते हैं कि उसका जो यूरेनियम है, इतना इनरिचमेंट है इस्फहान में, जैसे उसने स्ट्राइक किया, और इस्फहान बहुत ही बड़ा एक यूरेनियम साइट है वहाँ पे, तो उसको हम लोग हथियाना चाहते हैं। हम लोग का एकमात्र सिंगल मकसद है, एकमात्र मकसद है। तो अमेरिका ने कहा कि आप न्यूक्लियर वेपन त्याग दो, जैसा कि अमेरिका ने बहुत पहले भारत से भी कहा था कि आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाओ। एक ट्रीटी हुई थी भारत की, जिस पे इंदिरा गांधी ने साइन करने से मना कर दिया था, फिर यूएसए ने सैंक्शंस लगाए, क्योंकि जो भी सामान आता न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए वो दूसरे कंट्रीज से आता। सारे कंट्रीज पे सैंक्शन लग, मतलब इंडिया पे सैंक्शन लग गए कि आप फलाने देश से वो चीज़ नहीं खरीद सकते। तो इसलिए जो आप देखोगे, जो वाजपेयी के टाइम में जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ वो काफ़ी ज़्यादा पीछे चला गया, हम लोग उसको बहुत पहले करने वाले थे। सेम यही चीज़ अमेरिका चाह रहा है कि ईरान ना करें, क्योंकि उसके लिए उसे लग रहा है कि जितने भी हमास हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, इन सब के हाथ में एटम बम लग सकता है और न्यूक्लियर वेपन लग सकते हैं। तो इसलिए वो बोल रहा है कि आप जो न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना कर रहे हो उसको आप रोक दो, न्यूक्लियर वेपन त्याग दो, और जितने भी यूरेनियम एनरिचमेंट साइट्स हैं उसको आप नष्ट कर दो। ईरान का पर्सपेक्टिव दूसरा है। ईरान ने ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन पे या फिर न्यूक्लियर एनरिचमेंट के इर्द गिर्द बात नहीं की।
उसका जो बात करने का मकसद था वो था ट्रस्ट को लेकर कि मैं अमेरिका पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि पिछले 1 सालों में जब ये वार्ता चल रही थी और ये जो हमले किए जा रहे थे, इसी दौरान अमेरिका ने कई बार उस पे हमला किया है और अमेरिका भरोसे के लायक नहीं है, ऐसा ईरान का कहना था। और ना ही अमेरिका ने ऐसी कोई कोशिश की, या फिर उनके जो बॉडी लैंग्वेज है या फिर उनकी तरफ से जिस तरह के बयान आए हैं उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि साहब हम आप पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वॉर ही ख़त्म हो जाए। हम ये नहीं चाहते हैं कि वॉर लगातार होता रहे, हम एंड चाहते हैं इसका। लेकिन क्या अमेरिका इसकी गारंटी हमें दे सकता है? और अगर दे सकता है उसके बाद ही हम इस पूरे पीस ट्रीटी को मानेंगे। तो दोनों तरफ से इस तरह की चीज़ें आई हैं और अब अमेरिका ने नाकाबंदी कर दी है। लेकिन इंडिया के लिए सेफ साइड ये है कि इंडिया ईरान का भी बहुत अच्छा दोस्त है, ईरान इसराइल का भी बहुत अच्छा दोस्त है, ईरान अमेरिका का भी बहुत अच्छा दोस्त है। लगता तो है, लेकिन ट्रंप है वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस हालिया उनका जो बयान आया इंडिया की तरफ, जिस तरह का उनका रुख रहा इंडिया की तरफ, चाहे जितने भी आप देखें कि टैक्स को लगाना हो या फिर जिस तरह के बयान आए, फिर चाहे आप जब इंडिया का एयर स्ट्राइक हुआ पाकिस्तान में, उस दौरान अमेरिका का जिस तरह का रवैया रहा, उसको देखते हुए थोड़ा सा डाइसी तो लगता है कि अमेरिका क्या इंडिया को जाने देगा। अगर वो टैक्स नहीं भी दे रहा है तो क्या उतने अच्छे बॉन्ड पे वो चीज़ों को ले पाएगा। बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं जो अभी अभी सबसे बड़ी अपडेट है इस पूरे वॉर की, और हमें लगा कि हमें आज आपको ये सारी चीज़ें देनी चाहिए, क्योंकि आज सुल्तान अनुपस्थित हैं और सुल्तान अभी अपने घर गए हुए हैं, राजस्थान गए हुए हैं छुट्टियों में, और कल उनसे होपफुली आप लोगों की मुलाकात होगी। और अगर वो नहीं थे तो ये हमारा दायित्व था कि जो पॉइंटर्स हैं वो आप तक पहुंचा दिए जाएं। सुल्तान के वक्त अक्सर सूरज खामोश रहता है, लेकिन आज अकेला उसे बागडोर संभालना पड़ा, तो जितना कोशिश कर सके आप लोगों को समझा सके। तो ये पूरी हालिया स्थिति है इजराइल, ईरान और अमेरिका युद्ध की। बाकी आपको अपनी प्रतिक्रिया देनी है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, और आप अब ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है उसके बाद आप क्या सोच रहे हैं इस पूरे मसले पे, वो ज़रूर बताइएगा लिख के। और देखते रहें न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।